एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। हाजी अब्दुल्लाह के लिए गंदे नाले से लाशों की दरियाफ्त वाली खबर बम के धमाके से कम साबित नहीं हुई थी। ये खबर उसे सुबह के 10 बजे मिली थी। दरअसल परी चेहरा घर का सौदा लेने के लिए मार्केट गया था। उसने ये खबर मार्केट ही में सुनी थी। उसकी फितरत में तजस्सुस था। तजस्सुस तीसरी जिन्स का खासा होता है। ये खबर सुनकर वो अपने आप को रोक न सका। वो एक आदमी के साथ बातें करता हुआ गंदे नाले के पुल पर पहुंचा। पुल के आसपास बहुत रश था। पुलिस पहुंच चुकी थी और 2 पुलिस वाले लोगों को दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। परी चेहरा लोगों को धक्के देता हुआ आगे बढ़ गया। एक पुलिस वाले ने उसे रोकना चाहा तो वो दांत निकालते हुए बोला, क्या है रे, अगर मैं वो लाशें देख लूंगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? कांस्टेबल बोला, चल जा, जल्दी से देख कर आ जा। अगर हमारे इंचार्ज साहब ने देख लिया तो तुझे ही ले जाकर हवालात में बंद कर देंगे। परी चेहरा बोला, अरे वो मुझे क्या बंद करेगा, मैं ही उसे बंद कर दूंगी। वो कूल्हे मटकाता हुआ आगे बढ़ गया। तीनों लाशें पुल पर साथ साथ रखी हुई थीं। एक कांस्टेबल भी करीब ही खड़ा था। उन लाशों को देखकर परी चेहरा का दिल यकबारगी धड़क उठा था। उसने लाशों को पहचान लिया था। ये वही तीनों आदमी थे जिन्हें बारिश वाले रोज हाजी और उसके साथी रस्सियों से बांध कर लाए थे। वो सीने पर हाथ रखते हुए बोला, हाय अल्लाह, मर गए ये। पुलिस कांस्टेबल ने उसे घूरा। बोला, क्या तुम समझते हो ये जिंदा हैं और यहाँ लेटे आराम कर रहे हैं? जानते हो इन्हें? कौन है ये? परी चेहरा हकला कर बोला, मुझे क्या मालूम ये कौन है। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि ये मर गए। इंसान भी क्या है, पानी का बुलबुला। कांस्टेबल ने कहा, अच्छा अब बातें न बना और भाग जा यहाँ से। परी चेहरा ने बड़ी मुश्किल से अपनी कैफियत पर काबू पाया था। उसके एक हाथ में टोकरी थी और दूसरे हाथ से गाल पीटता और बड़बड़ाता हुआ लोगों को इधर उधर हटाता हुआ वापस चलने लगा। लोग उसे छेड़ रहे थे। कोई और मौका होता तो परी चेहरा उनकी माँ बहन एक कर देता, मगर उस वक्त वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर गया। सड़क पर आकर वो तेज तेज कदम उठाते हुए चलने की कोशिश करने लगा। उसके दिल में अजीब सा खौफ समा गया था और उसकी टांगें कांप रही थीं। वो बड़ी मुश्किल से चल रहा था। उसे घर पहुंचने में 15 मिनट लग गए। अंदर दाखिल होते ही उसने टोकरी डाइनिंग टेबल पर रख दी और राना की तलाश में पहले किचन में झांका। उसे वहां न पाकर वो कमरे की तरफ लपका। इत्तेफाक से उस वक्त हॉल कमरे में कोई नहीं था, वरना उसकी बदहवासी और चेहरे का खौफ देखकर जरूर चौंकता। राना के कमरे का दरवाजा बंद था। परी चेहरा ने हैंडल घुमाया मगर दरवाजा अंदर से लॉक था। उसने जोर से दरवाजे पर हाथ मारा तो अंदर से राना की आवाज सुनाई दी। कौन है? परी चेहरा ने कहा, मैं हूं राना आपा, जल्दी से दरवाजा खोल। चंद सेकंड के बाद दरवाजे की नॉब हटने और हैंडल घूमने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा चंद इंच से ज्यादा नहीं खुला। राना दरवाजे के पीछे थी। उसने झांकते हुए पूछा, क्या बात है? रुक जाओ जरा, इस वक्त मैं कपड़े बदल रही हूँ। परी चेहरा ने कहा, अरे मुझसे क्या पर्दा राना आपा, मुझे अंदर आने दो। गजब हो गया, उन तीनों की लाशें मिली हैं। वो हाथ से दरवाजे पर दबाव डालने लगा। राना ने पीछे हटते हुए दरवाजा खोल दिया और परी चेहरा के अंदर दाखिल होते ही उसने दरवाजा बंद करके लॉक की नॉब चढ़ा दी। उसने उलझी हुई नजरों से परी चेहरा की तरफ देखा। बोला, क्या हुआ, किन की लाशें मिली? परी चेहरा ने बताया, अरे वही तीनों जिन्हें ये लोग बारिश वाले दिन रस्सियों से बांध कर लाए थे। राना का चेहरा धुआं हो गया। उसका दिल इस शिद्दत से धड़क उठा जैसे हड्डियों का पिंजर तोड़कर बाहर निकल आएगा। वो अपने सीने पर हाथ रखकर दिल की धड़कन पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। राना ने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला? कहां से मिली हैं वो लाशें? परी चेहरा ने कहा, उधर आगे गंदे नाले के पुल में फंसी हुई थी। पुलिस ने वो लाशें नाले से निकाल ली हैं। राना ने पूछा, वही थे या कोई और? परी चेहरा ने कहा, वही तीनों थे, मैंने करीब से उनकी लाशें देखी हैं। वो कुछ देर खामोश हुआ, फिर बोला, ये हाजी और इसके साथी बड़े खतरनाक लोग हैं, इन्हें जल्दी से यहाँ से निकाल दो। राना कमीज पहनते हुए बोली, ये तो तुमने बड़ी खौफनाक खबर सुनाई है। तुमने किसी को बताया तो नहीं कि वो कौन लोग थे? परी चेहरा ने कहा, नहीं राना आपा, मैं इतनी बेवकूफ तो नहीं हूँ। अगर मैं बता देती तो पुलिस वाले मुझे ही पकड़ कर ले जाते। राना बोली, तुमने पहली बार जिंदगी में अक्ल से काम लिया। यहाँ भी अभी जबान बंद ही रखना। फारूक इस वक्त दफ्तर गए हुए हैं, मैं फोन करके उन्हें बुलाती हूँ। राना ने अपने कपड़े दुरुस्त किए, बालों में कंघा किया और दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। परी चेहरा भी उसके पीछे ही कमरे से निकला। रब नवाज और इरफान उस वक्त हॉल कमरे में बैठे सिगरेट फूंक रहे थे।
वो जिस रोज से यहाँ आए थे उनमें से कोई भी घर से बाहर नहीं निकला था। घर से बाहर निकलना तो कुजा, वो तो कभी बरामदे में नहीं आए थे। राना टेलीफोन की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गई और डाइनिंग टेबल पर रखी हुई टोकरी से चीजें निकाल निकाल कर देखने लगी। गोश्त और सब्जी वगैरह थी। परी चेहरा भी करीब खड़ा कनखियों से इरफान और रब नवाज की तरफ देख रहा था। इरफान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओए परी चेहरा, यार चाय तो पिला दो, बहुत प्यास लग रही है। परी चेहरा ने कहा, प्यास लग रही है तो ठंडा पानी पियो, चाय से प्यास तो नहीं बुझती। इरफान ने हंसते हुए मानी खेज नजरों से राना की तरफ देखा, बोला, प्यास तो पानी से भी नहीं बुझती, जब से यहाँ आए हैं प्यास बढ़ती जा रही है। अच्छा तुम चाय तो बना कर लाओ। परी चेहरा ने कहा, थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी, अभी नहीं मिलेगी। इरफान बोला, यार बना दो ना, बहुत दिल चाह रहा है। राना ने परी चेहरा को घूरते हुए सरगोशियाना लहजे में कहा, बना दो ना इन्हें चाय, क्यों बहस कर रहे हो। परी चेहरा ने कहा, वो अपने पाजी और दिलावर से भी पूछ लो, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी। इरफान के हलक से गुर्राहट निकली, ओए क्या कहा तुमने, अगर हाजी साहब ने सुन लिया तो तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। परी चेहरा बोला, मैंने क्या कहा है तुम्हारे हाजी को, पाजी तो कहा है, बड़े भाई को पाजी कहते हैं। इरफान बोला, अच्छा बना ले, उनके लिए भी बना ले, जल्दी कर। परी चेहरा उन्हें घूरता हुआ किचन में घुस गया। राना मेज के पास खड़ी टोकरी में से चीजें निकाल कर ट्रे में रख रही थी। उसने महसूस कर लिया था कि इरफान उसे घूर रहा है। ये बात उसने पिछले 2 दिन से खास तौर पर नोट की थी कि वो जब भी इरफान के सामने आती वो उसे अजीब सी नजरों से घूरने लगता। कभी मौका पाकर वो एक आध चुपता हुआ जुमानी जुमला भी कह देता और उस वक्त भी उसने कुछ ऐसे ही अल्फाज कहे थे कि वो तिलमिला कर रह गई। इसी वजह से वो उन लोगों के सामने बहुत कम आती थी। उसका ज्यादा वक्त अपने कमरे में गुजरता था। जब हाजी वगैरह यहाँ आए थे तो उसने बड़े शौक से उनके लिए खाने वगैरह तैयार किए थे, लेकिन अब उसने घर का सारा काम परी चेहरा पर छोड़ दिया था। वो ये भी जानती थी कि वो लोग परी चेहरा को भी छेड़ते रहते थे और परी चेहरा भी उनसे दूर ही रहने की कोशिश करता था। राना अपने शौहर फारूक को फोन करने के लिए अपने कमरे से निकली, लेकिन उन दोनों को यहाँ बैठे देखकर उसने फोन करने का इरादा बदल दिया। कुछ देर में इसके पास खड़ी रही और फिर अपने कमरे में आ गई। फारूक अहमद सुबह 8 बजे के करीब दफ्तर गया था और उसने कहा था कि वो 12 बजे तक वापस आ जाएगा। वो दिल ही दिल में दुआ मांगने लगी कि फारूक जल्द वापस आ जाए। ये ताज़ा सूरत हाल निहायत संगीन थी। उस रात वो जान गई थी कि इन तीनों को तहखाने में कत्ल कर दिया गया था और उनकी लाशें भी उसके सामने ही तहखाने से निकालकर कोठी के अकब में गंदे नाले में फेंक दी गई थी और अब वो लाशें मिल गई थीं। राना तो ये सोचकर ही कांप रही थी कि अगर पुलिस उन लाशों के बारे में तहकीकात करती हुई यहाँ तक पहुँच गई तो हाजी वगैरह तो शायद फरार होने में कामयाब हो जाएं, लेकिन वो लोग धर लिए जाएंगे। 11:30 बजे के करीब फारूक आ गया। वो शायद कुछ देर हॉल कमरे में रुका था, फिर राना के कमरे में आ गया। राना उस वक्त बेड पर लेटी हुई थी। उसे देखते ही उठ गई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फारूक उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, क्या बात है राना, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो, कोई गड़बड़। राना बोली, यही परेशानी क्या कम थी कि हाजी जैसे खतरनाक लोग हमारे घर में मौजूद हैं। नई परेशानी ये है कि वो तीनों लाशें पुलिस को मिल गई हैं। फारूक अहमद उछल पड़ा, क्या, तुम्हें किसने बताया? राना ने कहा, परी चेहरा ने, वो लाशें देख कर आया है। फारूक ने पूछा, क्या हाजी वगैरह को पता चल गया है? राना ने कहा, नहीं अभी नहीं, मैंने परी चेहरा को मना कर दिया था कि आपके आने से पहले उन्हें न बताए। फारूक बोला, मैं अभी हाजी से बात करता हूँ, इस शख्स की वजह से हम अजीब मुसीबत में फंस गए हैं। अगर पुलिस यहाँ तक पहुँच गई तो हम ही कत्ल के इल्जाम में धर लिए जाएंगे। राना बोली, खुदा के लिए इन्हें यहाँ से निकालो, इस तरह बात करो कि ये लोग खुद ही यहाँ से दफान हो जाएं। इनकी वजह से तो हर वक्त मेरी जान सूली पर टंगी रहती है। फारूक बोला, देखो मैं हाजी से बात करता हूँ। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। इरफान और रब नवाज अब भी हॉल कमरे में ही बैठे हुए थे। फारूक हाजी वाले कमरे में आ गया। हाजी बेड पर लेटा हुआ था और दिलावर उसके पैर दबा रहा था। फारूक बेड के सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोला, बड़ा गजब हो गया हाजी साहब। हाजी ने पुरसुकून लहजे में कहा, आजकल मैं हर किस्म की बुरी खबरें सुनने के लिए तैयार हूँ। नई खबर क्या है? फारूक ने कहा, नई खबर यह है कि पुलिस को उन तीनों की लाशें यहाँ से चंद गज आगे नाले के पुराने पुल में फंसी हुई मिल गई हैं। हाजी उछल पड़ा, क्या, तुम्हें किसने बताया? फारूक बोला, सुबह परी चेहरा सौदा लेने के लिए गया था तो उसे पता चला था, उसने लाशें भी देखी थी। उसने राना को बता दिया था और राना मेरे इंतजार में खामोश बैठी रही। ये खबर हाजी के लिए बम के धमाके से कम नहीं थी। उसने परी चेहरा को बुलाया और उससे तफसील मालूम करने लगा। आखिर में वो बोला, तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं कि वो कौन है? परी चेहरा ने तड़ से जवाब दिया, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ तो नहीं हूँ। हाजी उछल पड़ा, बोला, ओए मुझे बेवकूफ कहता है जिसने सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले रखा है। जबान संभाल कर बात क्या कर, वरना जबान खींच लूंगा। परी चेहरा तंजिया अंदाज में हंस दिया, बोला, दुनिया को मुट्ठी में ले रखा है, खुद तो छुप कर यहाँ बैठा हुआ है। इतना बहादुर है तो जाकर पुलिस को बता देना कि वो तीनों कौन थे और तुम उन्हें रस्सियों में बांध कर कहां से लाए थे। हाजी गुर्राया,
बंद कर अपनी जबान और दफा हो जा यहाँ से। और सुनो, तुम अब कोठी से बाहर नहीं निकलोगे। परी चेहरा मखसूस लहजे में बोला, आय हाय, मैंने क्या जुर्म किया है जो छुप कर बैठा रहूं? वो बड़बड़ाता हुआ कमरे से निकल गया। आवाजें सुनकर इरफान और रब नवाज भी अंदर आ गए। हाजी उन पर बरस पड़ा। वो इरफान की तरफ देखते हुए चीखा, देखा, देख लिया तुमने? मैंने कहा था कि उन्हें तहखाने का फर्श खोद कर दफन कर दो, मगर तुमने ही कहा था कि लाशों को नाले में फेंक दें। वो पानी में बहती हुई दूर चली जाएंगी, मगर वो तीनों लाशें पुल में फंस गईं। अब पुलिस नाले के साथ साथ कोठियों में आकर तहकीक जरूर करेगी। अगर पुलिस यहाँ आ गई तो क्या करोगे? इरफान बोला, हमें क्या मालूम था हाजी साहब के लाशें पुल में फंस जाएंगी, मगर आप फिक्र न करें, पुलिस यहाँ आ भी गई तो वो आप तक या हम तक नहीं पहुंचेगी। हाजी बोला, अब ये जगह हमारे लिए खतरनाक हो गई है। एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ कमबख्त समीना और शारिक। पुलिस अगर अपने तौर पर यहाँ तक न भी पहुंची तो उनकी तरफ से खतरा मौजूद है। वो कमबख्त किसी भी वक्त पुलिस को यहाँ मेरी मौजूदगी की इत्तला दे सकते हैं। इरफान बोला, मगर आपने कहा था कि समीना और शारिक बहुत उसूल परस्त हैं, वो पुलिस को हमारे बारे में नहीं बताएंगे। हाजी बोला, ओए, किसी के दीन ईमान का कोई भरोसा नहीं। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। अगर वो पुलिस को इत्तला दे भी दें तो हम उनका क्या बिगाड़ लेंगे? इरफान बोला, तो अब क्या किया जाए हाजी साहब? हाजी ने कहा, तुम रबनवाज को लेकर शादीपुर चले जाओ। वहां करामत से मिलकर कहो कि अगर यहाँ गड़बड़ हुई तो हो सकता है हम आज रात ही उसके पास आ जाएं। हमारे लिए सारा बंदोबस्त कर रखें। इरफान बोला, ठीक है जी, हम अभी चले जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों कोठी से निकल गए। इत्तेफाक से कोठी से निकलते ही उन्हें एक रिक्शा मिल गया। रिक्शा सड़क के किनारे एक दरख्त के नीचे खड़ा था और ड्राइवर पिछली सीट पर टांगे पसारे बैठा हुआ था। उधर कोठी में हाजी फारूक अहमद से बहस कर रहा था। फारूक इस बात पर खौफजदा था कि अगर पुलिस इस कोठी तक पहुंच गई तो वो भी मारे जाएंगे। हाजी ने कहा, यह तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि हम जैसे लोगों से दोस्ती बाज़ औक़ात कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन उस वक्त तो तुम्हारे जहन में कुछ और था। हाजी सोने की चिड़िया था। मुझसे लंबी लंबी रकमें लेते तो तुमने ये नहीं सोचा कभी कि ये रकमें तुम्हारे गले का फंदा भी बन सकती हैं। और जब मैंने तुम्हारी बीवी को डायमंड का सेट दिया था तो तुम दोनों बड़े खुश थे, और अब क्यों मरे जा रहे हो? मुझसे दोस्ती की है तो जिगरा भी रखो, बुज़दिल मत बनो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। फारूक बोला, मैं तो बुज़दिल नहीं हूँ हाजी साहब, लेकिन राना, आप जानते हैं औरतों का दिल कितना छोटा होता है, वो डर रही है। हाजी बोला, ओए, वो समीना भी तो औरत है, उसे देखो, उसने सारी दुनिया को नचा रखा है। अपनी बीवी को समझाओ, कुछ नहीं होगा उसे। फारूक बोला, मेरा ख्याल है राना और परी चेहरा को गांव भेज दूं। हाजी गुर्राया, बिल्कुल नहीं, गांव जाकर वो दोनों अपनी जबान पर काबू नहीं रख सकेंगी, और तुम्हारा ये जो खुसरा है ना, इससे मुझे ज्यादा डर लगता है। ये कौम बड़ी खतरनाक होती है, जो मुंह में आता है बकते चले जाते हैं। इसका बाहर जाना कम कर दो, और तुम डरो मत। हाजी अपने वफादारों को फरामोश नहीं करता। ये गड़बड़ खत्म होने दो, मैं तुम्हें इतना कुछ दूंगा कि सारी तकलीफें भूल जाओगे। फारूक अहमद बोला, ठीक है हाजी साहब, वही करूंगा जो आप कहते हैं। वो अपने कमरे में आ गया। राना बेड पर बैठी हुई थी। राना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोली, क्या कहता है वो? फारूक ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मेरा ख्याल है वो लोग आज रात को यहाँ से चले जाएंगे। इरफान और रबनवाज शादीपुर गए हैं किसी और जगह का इंतजाम करने के लिए। खुदा करे उनका बंदोबस्त हो जाए तो ये लोग आज ही रात यहाँ से चले जाएं। राना उठते हुए बोली, अब तुम घर पर ही रहना। पता नहीं क्यों मुझे इन लोगों से भी डर लगता है। इरफान तो खा जाने वाली नजरों से मुझे घूरता रहता है। फारूक ने कोई जवाब न दिया। राना ये शिकायत पहले भी कर चुकी थी और वो इस सिलसिले में खासा परेशान था। एक मर्तबा तो उसने सोचा भी था कि हाजी से शिकायत करे, लेकिन फिर खामोशी रहा। दोपहर का खाना खाने के बाद राना फिर अपने कमरे में आ गई। परी चेहरा काम में मसरूफ रहा। 5 बजे के करीब कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। परी चेहरा उस वक्त हॉल में अकेला था। बेल की आवाज सुनकर वो बाहर निकल गया। गेट खोलकर जैसे ही पुलिस वालों पर नजर पड़ी, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने बड़ी खूबसूरती से अपनी कैफियत पर काबू पाया। सब इंस्पेक्टर से मुख्तसर सी बात करने के बाद वो अंदर आ गया। कॉल बेल की आवाज सुनकर हाजी और फारूक हॉल कमरे में आ गए। परी चेहरा ने पुलिस के बारे में बताया तो हाजी जल्दी से बोला, तुम बाहर नहीं जाओगे, राना को भेजो। फारूक एक लम्हे को उलझन में मुब्तला रहा, फिर कमरे में आ गया और राना को पुलिस के बारे में बताने लगा। फारूक ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, वो शायद उन लाशों के बारे में तहकीकात कर रहे हैं। मुख्तसर बात करना और अपने हवास काबू में रखना। पुलिस का सुनकर राना के दिल की धड़कन तेज हो गई। अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने में उसे 1 मिनट लगा और फिर वो गेट पर आ गई। वो तकरीबन 10 मिनट तक पुलिस ऑफिसर से बातें करती रही और उसके दिल पर अजीब सी कैफियत तारी थी और वो बहुत मोहतात अंदाज में पुलिस ऑफिसर के सवालात के जवाबात दे रही थी। राना ने अंदर आकर सब कुछ बता दिया। हाजी के चेहरे पर तमानियत सी आ गई। वो बड़बड़ाया, चलो बला टली। फारूक बोला, पुलिस वाले आसानी से पीछा नहीं छोड़ते हाजी साहब, वो इस तरह आसानी से तहकीकात खत्म नहीं करेंगे।
हो सकता है वो दोबारा आएं और अगर उन्हें शुबा हो गया तो वो कोठी के अंदर भी आ सकते हैं। हाजी ने गहरा सांस लेते हुए कहा, हाँ शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाजी मुतमईन हो गया था, लेकिन फारूक की परेशानी कम नहीं हुई थी। वो अपने कमरे में आकर सरगोशियों में राना से बातें कर रहा था। वो कह रहा था, मेरा ख्याल है ये लोग आज रात यहाँ से चले जाएंगे। अगर ना गए तो हम कल सुबह ये कोठी छोड़ देंगे। आज रात तुम अपने तमाम जेवर, नकदी और दूसरी कीमती चीजें एक छोटे सूटकेस में रख लो। कल किसी वक्त मौका मिलते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। राना बोली, क्या बाकी सब कुछ यहीं छोड़ देंगे? अपना कीमती साजो सामान और ये कोठी? हमने ये सब कुछ बनाने में कितनी मेहनत की थी, ये सब कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा? फारूक बोला, जान से ज्यादा कीमती तो कोई चीज नहीं होती। हालात बेहतर हुए और किस्मत ने साथ दिया तो ये सब कुछ दोबारा बन जाएगा। राना बोली, क्या ये लोग हमें यहाँ से निकलने देंगे? फारूक ने कहा, तुम अपना सूटकेस तैयार कर लेना, रात ही को मौका पाकर मैं सूटकेस गाड़ी की डिग्गी में रख दूंगा। कल दिन में कोई ना कोई मौका मिल ही जाएगा। परी चेहरा को अभी ये बात मत बताना। राना ने इस बात में सर हिला दिया। बोली, ठीक है। इरफान और रबनवाज दोपहर के खाने से पहले गए थे। उनकी वापसी शाम 6 बजे के बाद हुई थी। वो दोनों आते ही हाजी के कमरे में घुस गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। तकरीबन आधे घंटे के बाद दरवाजा खुला। हाजी ने फारूक अहमद को बुला लिया। हाजी बोला, तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम 8 बजे के करीब यहाँ से चले जाएंगे और अगर मुनासिब समझो तो तुम लोग भी कोठी को ताला लगाकर 2-4 दिन के लिए कहीं चले जाओ, ताकि पुलिस दोबारा इधर आए तो तुम लोगों से सामना ना हो। फारूक बोला, ठीक है हाजी साहब, हम सुबह ही गाँव चले जाएंगे। फारूक ने राना को बताया तो उसके चेहरे पर तमानियत सी आ गई, लेकिन उसे मुकम्मल इत्मीनान उसी वक्त हो सकता था जब ये लोग यहाँ से चले जाते। 6 बजे के करीब हाजी ने मकसूद को फोन कर दिया कि वो ठीक 8 बजे गाड़ी लेकर पहुंच जाए। गाड़ी ठीक 8 बजे पहुंच गई थी। वही पजेरो थी। हाजी वगैरह के बैठने के बाद जब पजेरो रुखसत हो गई तो फारूक और राना ने इत्मीनान का सांस लिया। गाड़ी में बैठने से पहले इरफान ने अजीब सी नजरों से राना की तरफ देखा, मगर उस वक्त राना को उन पुरहवस नजरों की परवाह नहीं थी, क्योंकि अब उसे यकीन था कि वो वापस नहीं आएगा। 9 बजे के करीब उन लोगों ने खाना खाया। खाने के कुछ ही देर के बाद कोठी के पीछे नाले की तरफ से कुछ आवाजें सुनकर वो चौंक गए। फारूक कमरे से निकलकर बाहर आ गया और अकबी दीवार के करीब रुककर आवाजें सुनने लगा और फिर उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। दीवार के दूसरी तरफ बातों से अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो पुलिस वाले थे, जो उस वक्त भी गालिबन टॉर्चों की रोशनी में नाले और कोठियों के दरमियान कुछ जगहों का मुआयना करते फिर रहे थे। एक आवाज सुनाई दी, इधर की 2-3 कोठियां मशकूक हैं। सुबह सबसे पहले उन्हीं को चेक किया जाएगा। सुबह एक बार फिर हमें यहाँ आना पड़ेगा ताकि दिन की रोशनी में इस जगह का अच्छी तरह मुआयना किया जा सके। दूसरी आवाज आई, ठीक है सर, अब वापस चलें, बदबू से दिमाग फटा जा रहा है। पहली आवाज आई, चलो बाकी काम सुबह देखा जाएगा। फारूक अहमद कांप उठा। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ अंदर आ गया। उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थीं। राना ने पूछा, क्या हुआ, घबराए हुए क्यों हो? फारूक बोला, पुलिस। आवाज उसके हलक में अटक रही थी। बोला, पुलिस वाले इस वक्त भी नाले के किनारे पर कोई सुराग तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी नजरों में हमारी कोठी मशकूक है। इस वक्त वो लोग वापस जा रहे हैं, सुबह फिर आएंगे। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, जब इरफान और रबनवाज वगैरह लाशें तहखाने से निकाल कर ले गए थे तो उनके जख्मों से खून बह रहा था। खून के कतरे कोठी के अंदर कालीन पर भी गिरे थे और बाहर सहन में भी। हो सकता है कि दीवार के दूसरी तरफ भी ऐसे कोई निशानात मौजूद हों। अगर सुबह पुलिस को वो निशान मिल गए तो हम दोनों को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकेगा। वो कम बख्त तो चले गए और हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर गए। राना बोली, अब क्या किया जाए? उसके लहजे में हल्की सी थरथराहट थी। फारूक बोला, हमें सुबह का इंतजार नहीं करना चाहिए। फिलहाल हमारी भलाई इसी में है कि हम फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाएं। राना बोली, कहाँ जाएंगे? फारूक बोला, गांव, भाई जलाल के पास। तुम ऐसा करो, तैयारी शुरू करो, तमाम जेवर, नकदी और कीमती चीजें पैक कर लो। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, 1-1.5 घंटे में वापसी होगी। मेरे वापस आते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैं परी चेहरा को साथ ले जा रहा हूँ, हमारे आने तक तुम मुकम्मल तैयारी कर लो। राना ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। बोली, कहाँ जा रहे हो? फारूक बोला, चुबुर्ची, कोशिश करूंगा कि जल्दी वापस आ जाऊं, तुम तैयारी शुरू कर दो।